Hi and welcome to the Deep Learning from Scratch and also welcome to the Fahad Hussain YouTube channel. डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच के सेशंस पर हमने प्रीवियसली वीडियो तक बात की कि एक्चुअली रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है और हमने उसके बेसिक टूल्स को डिस्कस किया कि एक्चुअली इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, एजेंट क्या है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग की स्ट्रेंथ क्या है डीप लर्निंग या फिर एआई के अंदर, वो तमाम चीज़ें हमने जानी। इस सेशन के अंदर हम मार्कोव डिसीजन प्रोसेस के हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच मीन मार्कोव चेन क्या चीज़ है, प्रोसेस क्या चीज़ है, प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, उन चीज़ों को समझेंगे। फिर उसके बाद हम मार्कोव डिसीजन प्रोसेस को विथ रिस्पेक्ट टू द डेफिनेशन एज वेल एज विथ रिस्पेक्ट टू द मैथ्स जानेंगे। तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप यूट्यूब पर आने के बाद फहद हुसैन से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो और इस वक्त मैं अपने प्लेलिस्ट पर मौजूद हूँ, ठीक है, फहद हुसैन CS के ज़रिए से सर्च करने के बाद। और ये डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच का सेपरेट टैब है, प्लेलिस्ट है, इसको आप क्लिक करने के बाद तमाम चीज़ें देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोड सेशन या स्लाइड सेशन होता है वो अपने ब्लॉग पर शेयर कर देता हूँ, फहद हुसैन CS blogspot.com। आप फहद हुसैन CS के ज़रिए से गूगल पे सर्च करने के बाद भी मेरे ब्लॉग को सर्च कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पर एंटर हो सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको सेपरेट लिंक पर डीप लर्निंग लिख रहा होगा टैब पर, इसे क्लिक करने के बाद तमाम चीज़ें आप डायरेक्टली यहाँ से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। एडिशनली एक बात बताते चलूँ कि जो डीप लर्निंग के अंदर मैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ा रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के मैं मशीन लर्निंग पर ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट पे दिख रहा है। तो आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पर जाओगे तो यहाँ पर आई एम नॉट श्योर विथ रिस्पेक्ट टू द सीरियल नंबर, आई थिंक 40+ से हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग को स्टार्ट किया था मशीन लर्निंग के टॉपिक पे, ठीक है, यस, ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो 40+ जितने भी ट्यूटोरियल नीचे मौजूद हैं ये तमाम के तमाम रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर मौजूद हैं। तो आप तफसीलन अगर समझना चाहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग को, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो ज़्यादातर डीप लर्निंग के अंदर सिर्फ डीप लर्निंग से रिलेटेड चीज़ों पर है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है रीइंफोर्समेंट के हवाले से मज़ीद स्क्रैच से समझना चाहते हो तो तुम यहाँ पर आके ये तमाम चीज़ें देख सकते हो। तो यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से तुम्हें बर वक्त जानकारी मिल सके। सो अब हम समझते हैं कि मार्कअप डिसीजन प्रोसेस क्या चीज़ है और किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्कअप चेन की, ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रोसेस और उसके बाद प्रॉपर्टी को जानेंगे। तो स्लाइड पर बताया जा रहा है कि मार्कअप चेन इज़ अ स्टोकैस्टिक मॉडल डिस्क्राइबिंग अ सीक्वेंस of possible events in which the probability of each event depends only on the state attained in the previous event। यानी ये स्टोकैस्टिक मॉडल है जो डिस्क्राइब करता है सीक्वेंस ऑफ द पॉसिबल इवेंट्स को, कि क्या कितने इवेंट्स आपके पास पॉसिबल हैं, ठीक है, क्योंकि मार्कअप डिसीजन प्रोसेस का काम ही जो बेस करता है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर करता है। ये हम जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे हमें बात समझ में आती रहेगी। और ये बेस कर रहा है उन प्रोबेबिलिटीज़ पर जो एक इवेंट पर बेस कर रहे हैं, ओनली ऑन दैट स्टेट विच इज़ प्रीवियसली अकर्ड, जो प्रीवियसली हो चुका है उस स्टेट पर वो अटेंड करते हुए बेस कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन कंटिन्यूस टाइम इट इज़ ऑल्सो नोन एज मार्कअप प्रोसेस। मार्कअप प्रोसेस को हम मार्कअप प्रोसेस इसलिए कहते हैं कि रशियन मैथमेटिशियन ने इसको प्रपोज किया, जिसका नाम मार्कअप था, यही वजह है इसको मार्कअप कहा जाता है। तो मार्कअप चेंज की डेफिनेशन हमने देख लिया कि स्टोकैस्टिक मॉडल है, सीक्वेंस ऑफ द पॉसिबल इवेंट को ये जाहिर करता है। जबकि प्रोसेस क्या चीज़ है, ए मार्कअप प्रोसेस इज़ अ रैंडम प्रोसेस इन विच द फ्यूचर इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द पास्ट। तो ये जो रैंडम प्रोसेस है मार्कअप प्रोसेस का, ये क्या कह रहा है कि जो फ्यूचर में आने वाले इवेंट्स हैं, जो भी आपका एजेंट परफॉर्म करेगा, वो इंडिपेंडेंट है पास्ट से। जब वो इंडिपेंडेंट है पास्ट से तो गिवन द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट उसे दिया जा रहा है वो अपने पास्ट से इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। सो वी कैन से दैट कि मार्कअप प्रोसेसेस आर द नेचुरल स्टोकैस्टिक एनालॉग्स ऑफ द डिटरमिनिस्टिक प्रोसेस डिस्क्राइबिंग बाय द डिफरेंशियल एंड डिफरेंस इक्वेशन। दे फॉर्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ द रैंडम प्रोसेसेस। तो एज लाइक द चेन में जहाँ पर हमने देखा कि वो स्टोकैस्टिक है, इसी तरह से हमारे पास जो प्रोसेस है वो भी स्टोकैस्टिक है। और हम देखेंगे कि जब इसका हम डायग्रामेटिक व्यू में देखेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर जो इसके आउटकम्स हैं या जो प्रोसेस हैं वो डिटरमिनिस्टिक स्टेप्स को जाहिर करते हैं, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिफरेंशियल और डिफरेंट इक्वेशन के बेस पर जाहिर होता है। तो हम उन प्रोसेस को करके भी देखेंगे, जहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास अगर 3 स्टेट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उन 3 स्टेट्स पर ये किस तरह से प्रोसेस करके हमारा जो एजेंट होगा रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर वो अपने स्टेट को कैसे और किस तरह से चेंज कर सकता है।
अब प्रॉपर्टी के हवाले से बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी की सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो इस बात को शो कर रहा है कि द फ्यूचर इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द पास्ट गिवन द प्रेजेंट, जो कि मैंने यहाँ पे अभी प्रोसेस को बताया भी आपको, ये जो इस स्लाइड पे लास्ट में लिखा हुआ है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर तफसीलन बताया जा रहा है। यहाँ पर मैथ्स के फॉर्म पर हम देख लेंगे तो और भी बेहतर तरीके से हमें प्रोसेस समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो वंस द करंट स्टेट इज़ नोन, यानी अगर हमें करंट स्टेट का पता चल जाता है, दिस वन, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। So the history of the information encountered so far may be thrown away, and that state is a sufficient stochastic that give us the same characterization of the future as we have all the history। यानी वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास ऑलरेडी हिस्ट्री के फॉर्म पर इनकाउंटर्ड हुई हुई है, तो आप उसको अपने जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेट्स के मुताबिक, जो नीचे मैथ्स के फॉर्म पर बताया जा रहा है कि उनके स्टेट्स क्या क्या होंगे, उसको करेक्टराइज करके दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो एस टी है, ठीक है, इन मैथ्स फॉर्म, ये एस टी को आप इस तरह से समझें तो और भी बेहतर है, क्योंकि स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। तो टी उसके नीचे की तरफ है, यहाँ पर लिखते वक्त टी इसके साथ आ गए, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। तो हैज़ मार्कव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसके पास ये मार्कव प्रॉपर्टी है, और मैथ्स के फॉर्म पर हम इसे जाहिर कर सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास वो स्टेट प्लस वन यानी नेक्स्ट स्टेट की है, और साथ ही साथ उस करंट स्टेट की है जहाँ पर हमारा इवेंट आई मीन एजेंट मौजूद है, और इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यूस फॉर्म पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो कैप्चर होगा, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है हिस्ट्री के फॉर्म पर, आप उसको मैथ्स के फॉर्म पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो नीचे यहाँ पर एक और कंप्लीट फार्मूला दिखाया जा रहा है। तो फॉर अ मार्कव प्रोसेस एस एंड सक्सेसर स्टेट एस बार, ठीक है। तो स्टेट हमारे पास मार्कव, जो मार्कव का स्टेट है वो कैपिटल एस का है, जबकि जो सक्सेसर स्टेट है वो एस बार से यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। द स्टेट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज़ डिफाइन एस, यानी जो ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी है, जो मैट्रिक्स के फॉर्म पर हम जहाँ पर मालूम करते हैं ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी, वो उसका जो कंप्लीट इक्वेशन यहाँ पर बनेगा मार्कव प्रॉपर्टी के स्टेट से, वो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है स्टेट नेक्स्ट स्टेट प्लस सक्सेसर। देख रहे हैं आप, ये सक्सेसर यहाँ पर आ गया जो सक्सेस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं और प्रोसेस पे जो यहाँ पर भी दिखाया गया था। तो ये और प्रोसेस यहाँ पर बता रहा है कि जो आपके पास मार्कव स्टेट है वो आपके उसी स्टेट के बराबर है जिस स्टेट पर आप मौजूद हैं। तो हमने इन दो स्लाइड्स पे देखा कि मार्कव स्टेट्स आई मीन चेन क्या चीज़ है, और साथ ही साथ हमने प्रॉपर्टी को जाना कि उसकी प्रॉपर्टी क्या चीज़ है और वो किस तरह से बेस कर रहा होता है। डायग्रामेटिक व्यू पे देखेंगे और भी बेहतर तरीके से हमें बात समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन कुछ स्टेट्स हैं ना, तो मैं यहाँ पर कुछ स्टेट्स बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस वन ए स्टेट, हियर इट इज़ अनदर स्टेट and another state. So these states called A. Okay, so I have now drawn the image here. तो आप देख रहे हो कि तीन स्टेट है हमारे पास A, B, C, और यहाँ पर जो मार्कव प्रोसेस है, जो प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस किया कि स्टेट टाइम पर वो किस तरह से आगे मूव हो रहा है, जो उसकी नेक्स्ट स्टेट आएगी। तो इस तरह से आपके पास कुछ प्रॉबेबिलिटी मौजूद है उस करंट स्टेट की जहाँ पर आपका एजेंट मौजूद है। ये एजेंट सी पर जा सकता है, इसी तरह ये एजेंट ये बी पर जा सकता है, और ये रिटेन करेगा बी पर, ए पर ही उसकी भी प्रॉबेबिलिटी लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ 30% चांस है कि ए स्टेट से ये सी स्टेट पर जाए, ए से बी स्टेट पर जाने की 50% प्रॉबेबिलिटी है, जबकि ए ही स्टेट पर रहने की इसकी 0.2 यानी 20% प्रॉबेबिलिटी है। ठीक है, रिमेंबर कि इन तमाम स्टेट्स का जो सम होगा, यानी इस स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पर जितने भी फर्दर आगे स्टेजेस मौजूद हैं उन पर जाने का जो सम होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा, जो कि 100% प्रॉबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सिंपल वो डायग्रामेटिक व्यू था हमारे पास मार्कव प्रोसेस का। इसी तरह से बी स्टेट से ए स्टेट पर जाने की, और इसी तरह से बी से सी पर जाने की, और इसी तरह बी से स्टेट सर बी पे ही रहने की प्रोबेबिलिटी होगी। सिमिलरली सी से बी पर जाने की, इसी तरह सी से बी पर जाने की, जो कि ऑलरेडी नहीं है तो इसके लिए था, और इसी तरह से ये इसके लिए, और सी पे रहते हुए सी पर स्टेट की कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो यहाँ पर डिटर्मिनिस्टिक वे पर बताई जाएंगी। और ये तमाम प्रोसेस हमारे पास मार्कव प्रोसेस और उसके चेन को रिप्रेजेंट करेगा। ये तमाम जो प्रोसेस है ये मार्कव चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो होल प्रोसेस है। ठीक है, आई एम यूजिंग माउस, दैट्स वाई इट्स डिफ़िकल्ट। सो अभी तक हमने देख लिया कि मार्कव प्रोसेस और चेन क्या चीज़ है। अब हम एट लास्ट मूव करेंगे अपने उस टॉपिक पर जिसके लिए हमने स्टार्टिंग में बात की थी, वो है मार्कव डिसीजन प्रोसेस। तो मार्कव डिसीजन प्रोसेस क्या चीज़ है? ये एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है फॉर मॉडलिंग डिसीजन मेकिंग इन सिचुएशन। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म,
कि ये एक मॉडलिंग टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं इन सिचुएशन, किसी एक ख़ास सिचुएशन पर हम डिसीजन करवा रहे हैं वेयर आउटकम्स आर पार्टली रैंडम एंड पार्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिसीजन मेकर। यानी या तो वो पार्ट के तौर पर रैंडम है या फिर वो उन डिसीजन मेकर के कंट्रोल पे मौजूद है जिसके अंडर पे वो मशीन या फिर मॉडल काम कर रहा है। तो उस ऐसे मॉडल पर जहाँ पर पार्टली या पार्शली रैंडम आप आउटकम चाहते हैं या इसी तरह से आप डिसीजन मेकर के अंडर पे वो चीज़ करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये एक मैथमेटिकली फ्रेमवर्क या मॉडल है जो डिसीजन मेकिंग को परफॉर्म करके आपको देगा। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग की तरफ डायरेक्टली जंप करेंगे और वहाँ पर जाकर हम देखेंगे कि मैथमेटिकली इसकी वर्किंग या इस मैथ्स की जो मैथमेटिकल फ्रेमवर्क इसको कहा जा रहा है ये किस तरह से काम करता है और इसके हर एक स्टेट की डेफिनेशन और वर्किंग क्या होती है। तो थोड़ा सा रिमाइंड करते चलूँ कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग को प्रीवियसली जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि हमारे पास एक एजेंट है जो हमारी वर्किंग करके देगा। स्टेट करंट सिचुएशन को जाहिर करता है कि किस जगह पर एजेंट मौजूद है और वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। रिवॉर्ड पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है जो उसके पेनल्टी के बेस पर इस्तेमाल किया जाएगा। पॉलिसी जो फ्यूचर रिवॉर्ड है उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसी तरह से इन्वायरमेंट जो ओवरऑल किसी एजेंट के लिए बनाया गया है जिसके अंदर रहते हुए हमारा एजेंट वर्क परफॉर्म करेगा। लिहाजा थोड़ा सा डेप्थ है यहाँ पर, बेहतर तरीके से कोशिश करना है इसको कवर करने की। सो इन एन मार्कअप डिसीजन प्रोसेस वी हैव अ सेट ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, सेट ऑफ द स्टेट्स से मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स हैं ओवरऑल हमारे मॉडल के लिए। ठीक है, एंड अ सेट ऑफ द एक्शन के डिफरेंट एक्शंस हमारा एजेंट परफॉर्म कर सकता है। एंड अ सेट ऑफ अ रिवॉर्ड आर, तो कैपिटल आर बोल्ड है, कैपिटल ए बोल्ड है और एस बोल्ड है जो कि हमारे पास स्टेट एक्शन एंड रिवॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। We will assume that each of these state has a finite number of the element, finite यानी countable number of the elements इसके अंदर मौजूद है at each time step। ठीक है, हर एक टाइम पर, यानी वो टाइम की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। द एजेंट रिसीव सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट स्टेट ST वेयर ST इज़ द एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ द स्टेट। ठीक है, यानी किसी एक ख़ास रिप्रेजेंटेशन इन्वायरमेंट पे जो हमारा स्टेट है, ठीक है, जो उस स्टेट ने एट टाइम T पर कुछ एक्शन परफॉर्म किया है जो हमारे स्टेट का ही एलिमेंट। बेस्ड ऑन दिस स्टेट द एजेंट सेलेक्ट एन एक्शन AT। जिस स्टेट पर हमारा मौजूद था एजेंट, उस एजेंट पे रहते हुए, उस स्टेट पे रहते हुए हमारे एजेंट ने कुछ एक्शन परफॉर्म किया वेयर AT इज़ द एलिमेंट ऑफ A। क्या चीज़ है, सेट ऑफ द एक्शन है, मल्टीपल एक्शंस वहाँ पर मौजूद हैं दैट गिव अस द स्टेट एक्शन जिसकी ज़रिए से हमें स्टेट एक्शन पेयर पर रिसीव हुए। ST यानी उस स्टेट पर रहते हुए एट टाइम T उसने एक एक्शन परफॉर्म किया एट टाइम T। टाइम इज़ देन इंक्रीमेंट टू द नेक्स्ट स्टेप T+1, यानी जैसे जैसे वो नेक्स्ट आइट्रेशन पर जाएगा या कोई भी नेक्स्ट स्टेज पर परफॉर्मिंग करेगा तो जाहिर सी बात है उसका टाइम जो है वो इंक्रीज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। Is transitions to the new state ST+1 where ST is the element of the T at time T the agent receive the numeric reward RT+1। ठीक है, जिस तरह से उसने एक्शन परफॉर्म किया, आइदर वो रिवॉर्ड पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है फॉर द एक्शन AT टेकन फ्रॉम द ST। सो फाइनली ये प्रोसेस जिस तरह से चल रहा है, तो जब ये तमाम सेट ऑफ द एक्शन, सेट ऑफ द रिवॉर्ड्स एंड सेट ऑफ द स्टेट्स जब अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट के अंदर काम करते रहे तो वी कैन थिंक ऑफ द प्रोसेस ऑफ द रिसीविंग अ रिवॉर्ड एज द आर्बिट्री फंक्शन दैट मैप स्टेट एक्शन पेयर ऑफ द रिवॉर्ड एट ईच टाइम T। यानी जिस तरह से ये प्रोसेस चलते गए आर्बिट्री फंक्शन पे, तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन ऑफ दी ST एंड AT बराबर है हमारे उस रिवॉर्ड के जो नेक्स्ट स्टेट पर परफॉर्म करने की वजह से हमारे एजेंट को दिया गया। तो इस तरह से जो ट्रेजेक्टरी रिप्रेजेंटेशन सीक्वेंस प्रोसेस बने हमारी ओवरऑल जो हमारे पास मार्कअप डिसीजन प्रोसेस था उसमें S0 स्टेट पे रहते हुए उसने S0 A0 एक्शन किया तो जिसकी वजह से उसे R1 रिवॉर्ड मिला। ठीक है, इसी तरह से ये प्रोसेस S1 के लिए चला, यानी नेक्स्ट स्टेट पर गया, उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया, उसे रिवॉर्ड मिला। इसी तरह फिर नेक्स्ट स्टेट पर गया, उसने S2 एक्शन परफॉर्म स्टेट पर रहते हुए A2 एक्शन परफॉर्म किया, उसे R3 रिवॉर्ड मिला एंड सो ऑन। ये रिप्रेजेंटेशन आगे चलती रहेगी मार्कअप डिसीजन प्रोसेस की। अब उस चीज़ को हम बिल्कुल अपने इन्वायरमेंट में डाल कर देखते हैं। यहाँ पर और भी वही चीज़ें हमें समझ में आकर बेहतर तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएंगी जो चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर कर दिखा। सबसे पहले हमारे पास आप देख रहे हो स्टेट मौजूद है। ठीक है, जिस स्टेट पर हम काम कर रहे हैं ST पर। ठीक है, तो स्टेट एट टाइम T फर्स्ट स्टेप पर हमने ये किया और एक्शन परफॉर्म किया हमने AT को यूज़ करते हुए नेक्स्ट प्रोसेस पे, यानी फर्स्ट नंबर पर हमने स्टेट
को चेंज किया जो भी हमारा एजेंट परफॉर्म कर रहा है, और जो एक्शन परफॉर्म किया हमने AT पे, और उसके बाद उस एक्शन परफॉर्म करने की वजह से हमारा स्टेट चेंज हुआ और साथ ही साथ हमें रिवॉर्ड मिला नेक्स्ट स्टेट पर, जो हमारे एजेंट पे जाकर एट लास्ट सेव हो रहा है इन टर्म ऑफ दी ट्रेनिंग या फिर टेस्टिंग, जिस मकसद के लिए भी आप अपने उस एजेंट को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, और उसी प्रोसेस को नीचे लाइन टू लाइन करके दिखाया गया है। तो ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस स्टेट पर बता दी हैं कि किस तरह से हमारे पास सेट ऑफ दी स्टेट्स है, एक्शंस हैं एंड रिवॉर्ड है, जो ओवरऑल हमारे इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ हो रहा है, यूटिलाइज़ हो रहा है, जिसके ज़रिए से मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेस हमारे पास परफॉर्म हो रहा है, जो मैंने डायग्रामेटिक व्यू पे भी आपको दिखाया था, जहाँ पर जो ड्रॉ करके दिखाया कि ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं ये हमारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर मौजूद हैं, जो एजेंट परफॉर्म कर रहा है प्रोबेबिलिस्टिक फॉर्म पर, स्टोकेस्टिक फॉर्म पर, कि उसे किस स्टेट पे जाना है और उसे क्या रिवॉर्ड मिलेगा अकॉर्डिंग टू द मॉडल। अब एट लास्ट हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारे पास एक ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटीज़ मालूम की जाती है, और उस ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटीज़ के ज़रिए से एट लास्ट हमें वो आउटकम मिलता है जो हमारे एजेंट को कैपेबल करता है नेक्स्ट स्टेज पर पॉजिटिव मैनर पर मूव होने के लिए। ठीक है, तो सिंस द स्टेट S and R, where S and R set of the state and set of the reward are finite यानी काउंटेबल है, the random variable ST and RT, ठीक है, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, ये रैंडम वेरिएबल के तौर पे यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। हैव वेल डिफाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन अदर वर्ड ऑल द पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू RT एंड ST हैव सम एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दोनों के दरमियान कोई एसोसिएशन है। This distribution depend on the preceding state and action that occurred in the previous state time t-1, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड कर रही है उन स्टेट पर जो पहले t-1 पर हुई थी। सो एग्जाम्पल के तौर पे भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि सपोज S बार इज़ द एलिमेंट ऑफ द all possible state and where small r is the element of R, which mean all the possible reward according to the model। तो वो तमाम स्टेप्स यहाँ पर रेलिवेंसी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और एट लास्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटीज़ के ज़रिए से इक्वेशन परफॉर्म होती है वो ये होती है जो हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द S बार एंड R या फिर S ऑफ A, यानी जो हमारे पास S बार था और S बार वाज़ेह रहे कि एलिमेंट किसका है, सम यानी ऑल स्टेट, ठीक है, जितने पॉसिबल फाइनाइट नंबर ऑफ दी स्टेट हैं, और R हमारे पास एलिमेंट ऑफ दी रिवॉर्ड है, या फिर हम स्टेट को यूज़ करेंगे एक्शन के लिए। ठीक है, दोनों प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटीज़ की मौजूद है जो कि बराबर होती है हमारे पास ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ST, वेयर ST इज इक्वल टू S बार एंड RT इक्वल टू स्मॉल r। और इसी तरह जो पार्ट हमारे पास एक्शन का है वो एक्शन पार्ट हमारे पास प्रीवियस स्टेट के लिए, जो कि यहाँ पर मैंने बताया भी है कि प्रीसीडिंग स्टेट, ठीक है, अकर्ड इन द प्रीवियस टाइम स्टेप t-1। तो उसी t-1 को हमने S के बराबर लिया, और जब हमने स्टेट को प्रीवियस लिया है तो इसी तरह हम एक्शन को भी प्रीवियस लेंगे। यही वजह है कि AT-1 को उस करंट स्टेट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटीज़ के ज़रिए से एट लास्ट हमें वो मॉडल का फाइनल रिजल्ट मिलता है जो हमारा एजेंट नेक्स्ट स्टेज पर परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन प्रोबेबिलिटी रिजल्ट, वेयर रैंडम वेरिएबल आर RT एंड ST, वेयर ओनली कैपिटल S एंड कैपिटल R आर द फाइनाइट नंबर ऑफ द स्टेट्स एंड रिवॉर्ड। तो होपफुली ये बातें आपको तमाम समझ में आई होंगी कि एक्चुअली मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेस क्या चीज़ है, मार्कऑफ प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, और किस तरह से इसकी वर्किंग होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्या चीज़ है, फ्यूचर का जो रिज़ल्ट है, पास्ट पर ये जो मैंने स्टार्टिंग पे बताया वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, मैथ इन्वॉल्व है, तो थोड़ी सी इसमें एडिशनल रीडिंग की ज़रूरत है। वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखो, बहुत बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। ठीक है, कि स्टोकेस्टिक मॉडल क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी मशीन लर्निंग के वीडियोज़ में भी बताई हैं, तो कोशिश करो कि उन वीडियोज़ को भी देखो और इसको बेहतर तरीके से समझो। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा मैं आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से बर वक्त जानकारी मिले। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो इसी रिलेटेड टॉपिक से हम हिडन मार्कऑफ प्रोसेस को डिफ़ाइन करेंगे कि हिडन मार्कऑफ प्रोसेस क्या है, और साथ ही साथ हम डिफरेंस भी वहाँ पर डिक्लेयर कर लेंगे कि एक सिंपल मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेस और एक हिडन मार्कऑफ प्रोसेस क्या चीज़ है, दोनों में क्या डिफरेंस है, और क्या मैथ इन टर्म ऑफ द वर्किंग वहाँ पर इन्वॉल्व है। थैंक यू।